नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। केजरीवाल राहुल का टेस्ट और नरेंद्र मोदी पर बोले गए महाझूठ के कैसे प्राण निकल गए, आज वो भी दिखाऊंगा। 2024 के नतीजों के बाद वो टेस्ट जो आगे की पिक्चर क्लियर कर देगा। इंडी और बीजेपी दोनों का भविष्य बताने वाला चुनावी चैप्टर लेकर आया। इधर पार्टी टूटने लगी, उधर केजरीवाल का जेल से निकलना मुश्किल हो गया है क्या? मोदी को ताने देने वाली कांग्रेस की वो वॉशिंग मशीन जो आपने नहीं देखी, आज वो वॉशिंग मशीन दिखाऊंगा। कांग्रेस की वॉशिंग मशीन से निकल आया राहुल का असली चेहरा क्या, आज इस पर भी बात होगी। फिर बात होगी फूंक, पानी, जादुई कैंची से इलाज करने वाले अजब गजब बाबाओं की जो होश उड़ा देंगे आपके। हाथरस वाले बाबा के बाद ऐसे बाबाओं का चैप्टर जिनके बारे में जो बातें आप सुनेंगे वो सुनी नहीं होंगी, सोची नहीं होंगी। और फिर बाढ़ बारिश का तबाही मीटर नहीं देखेंगे तो पछताएंगे, वो भी लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मुस्लिम महिलाओं के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मिलने की हकदार है। तेलंगाना के एक मुस्लिम शख्स ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को भत्ते के रूप में 10,000 रुपए देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर शाह ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में मिहिर ने बताया कि हादसे के समय वही गाड़ी चला रहा था, हालांकि उसने शराब के नशे में होने से इनकार किया। वहीं मुंबई पुलिस ने जुहू में बार के अवैध हिस्से को गिरा दिया। आरोप है कि घटना से पहले मिहिर शाह ने इसी बार में शराब पी थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले उन्हें 10 जुलाई को विदेश रवाना होना था, लेकिन महाराष्ट्र में हो रही पंढरपुर यात्रा की वजह से वो अब 14 जुलाई को विदेश यात्रा पर जाएंगे। पंढरपुर यात्रा में शामिल होने के लिए शरद पवार ने राहुल गांधी को न्योता भेजा हुआ है। राजस्थान सरकार ने आज पूर्ण बजट पेश कर दिया, जिसमें खास फोकस शिक्षा और रोजगार पर रहा। भजनलाल सरकार ने बजट में अगले 5 साल में 4 लाख सरकारी भर्तियों का संकल्प लिया है, जबकि मेरिट में आने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और इंटरनेट दिया जाएगा। सरकार ने खाटू श्याम जी कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया। कठुआ के मछेली इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। आतंकियों की तलाश में डोडा और कठुआ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वहीं एहतियातन अमरनाथ यात्रा में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर बेस कैंप में सीआरपीएफ, डॉग स्क्वाड और स्पेशल कमांडोज की तैनाती की गई है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन और पाठशाला की पहली क्लास। केजरीवाल राहुल का टेस्ट, उधर मोदी पर बोले गए महाझूठ के प्राण कैसे निकले। 2024 के नतीजों के बाद वो टेस्ट जो आगे की पिक्चर क्लियर कर देगा। इंडी और बीजेपी दोनों का भविष्य बताने वाला चुनावी चैप्टर, और साथ ही इधर पार्टी टूटने लगी है आम आदमी पार्टी, और उधर केजरीवाल का जेल से निकलना मुश्किल हो गया है क्या। सबसे पहले इसका चैप्टर। इस देश ने कई चुनाव देखे, लेकिन 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को लेकर उनके खिलाफ जिस तरह का झूठ बोला गया, जिस तरह का भ्रम फैलाया गया, बॉस वो देश ने शायद ही कभी देखा होगा। और आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के एक और महाझूठ ने प्राण त्याग दिए। भाई, ये लोग कहे थे मोदी संविधान खत्म कर देंगे, नहीं हुआ ना। इन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, नहीं हुआ ना। वो झूठ तो मर ही गए, लेकिन आज एक और बड़ा झूठ मर गया। इस झूठ की उम्र करीब 2 से 3 महीने की थी। यह झूठ चुनाव के वक्त जबरदस्त फिट था, जबरदस्त हिट था। इस झूठ के सहारे इंडी गठबंधन ने जनता को खूब डराया, लेकिन आज जैसे ही कई राज्यों में उपचुनाव के लिए जनता ने वोट डाला, वैसे ही इस झूठ की सांसें भी उखड़ गई। क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस ने क्या झूठ माहौल बनाया था, आपको याद है? इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार चुनाव जीत गए, देश में कोई चुनाव ही नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत जाएंगे तो तानाशाही पर उतर आएंगे। और यही डर दिखाकर जनता से कहा गया कि उनके पास यह वोटिंग का आखिरी मौका है। जनता को डर दिखाया गया कि अपने वोट को बचाने के लिए वोट कीजिए। कहा गया कि नरेंद्र मोदी जीते तो संविधान खत्म कर देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे। अगर नरेंद्र मोदी जीते तो फिर इसके बाद देश में कोई चुनाव ही नहीं होगा।
लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जीत भी गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, सरकार को महीना भर भी हो चुका और देश में चुनाव हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन कोई पूछे इंडी अलायंस और इनके इकोसिस्टम से कि बॉस कितने झूठे हो यार, कितना झूठ बोले कि नरेंद्र मोदी अब चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव नहीं होने देंगे तो आज उपचुनाव के लिए वोट कैसे पड़े? आज जो उपचुनाव में के लिए वोटिंग हुई है और जो चुनाव आगे होने वाले हैं उसकी विस्तार से बात करूंगा। केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है यह भी बताऊंगा। लोकसभा चुनाव के बाद आज पहले उपचुनाव हुए और इन चुनाव में एनडीए और इंडी अलायंस का टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा यूपी में नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी का भी जल्द एक और टेस्ट होने वाला है, उसके बारे में भी आज बात होगी। और इस टेस्ट में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की नई ताकत का भी टेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा देश में एक नेता है अरविंद केजरीवाल, जिनका टेस्ट ही खत्म नहीं हो रहा। चुनाव से लेकर अदालत तक अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा जारी है और कैसे जेल में बैठे केजरीवाल का सबसे बड़ा टेस्ट आज शुरू हो गया है यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि किन राज्यों में आज उपचुनाव के लिए वोट पड़े हैं। बंगाल की 4 सीटें, जिसमें रायगंज, रानाघाट, दक्षिण, बगदा और माणिकताला, ये 4 सीटें थी। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़। उत्तराखंड की 2 सीटें, बद्रीनाथ और मंगलौर। मध्य प्रदेश की 1 सीट है, अमरवाड़ा। और पंजाब की 1 सीट, जालंधर वेस्ट के अलावा बिहार की 1 सीट, रुपौली है, जहां पर आज वोटिंग हुई। और तमिलनाडु की 1 सीट, विक्रामबंदी। इन 13 सीटों पर आज वोटिंग हो गई। इसमें ज्यादा वो सीटें हैं जो विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां विधायक के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। इन 13 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन की सीधी टक्कर है। 13 सीटों पर पिछली बार के नतीजे भी आपको बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि क्यों इसको टेस्ट कह रहा हूं मैं, कि क्या स्थिति है नहीं है पता चलेगा। 7 राज्य और 13 सीटें जिन पर आज वोटिंग हुई है, 13। इसमें पिछले बार का पिछला रिजल्ट क्या था? पिछला रिजल्ट जो रहा था इन सीट्स पर वो ये था कि इंडी अलायंस को अगर आप देखेंगे तो 5 सीट आई थी, एनडीए को अगर आप देखेंगे तो 4 सीट आई थी और इंडिपेंडेंट, निर्दलीय जो होते हैं, उन कैंडिडेट ने इसमें से 3 सीटें जीती थी और 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। यह रहा था इन 13 सीटों का हाल। यानी इंडी अलायंस क्या अपनी 5 सीट बचा पाती है, बढ़ा पाती है, एनडीए 4 सीट बचा पाती है या बढ़ा पाती है, या फिर बीएसपी कुछ गेम करती है, यह सब देखने वाला लायक रहेगा। 13 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे ज्यादा हलचल बंगाल में। बंगाल में चारों सीट जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने पूरा जोर लगा दिया है। बंगाल की जिन 4 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें से 3 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के विधायक पाला बदलकर टीएमसी में आ गए थे और लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि टीएमसी के 3 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन टीएमसी ने पाला बदलकर आए नेताओं पर उपचुनाव में फिर से भरोसा जता दिया है। टीएमसी ने रायगंज सीट पर कृष्ण कल्याणी को मौका दिया है, जो साल 2021 में यहां से बीजेपी की टिकट पर जीते थे। इसी तरह रानाघाट दक्षिण सीट पर टीएमसी ने मुकुटमणि अधिकारी को उतारा है, जो साल 2021 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके अलावा माणिकताला सीट पर टीएमसी के विधायक साधन पांडे का निधन हो गया, उनकी जगह टीएमसी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से टीएमसी का मनोबल हाई है, लेकिन उपचुनाव में ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। पहला फैक्टर यह है कि 4 में से 3 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी। दूसरा फैक्टर यह है कि बीजेपी से बगावत कर टीएमसी में गए तीनों पूर्व विधायक अभी लोकसभा चुनाव में हारे हैं। तीसरा फैक्टर यह है कि लोकसभा चुनाव में 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को अच्छी बढ़त हासिल हुई थी। अगर उपचुनाव में बीजेपी जीत गई तो यह न सिर्फ ममता बनर्जी के लिए बल्कि इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। बंगाल में चुनाव कराना अपने आप में एक चुनौती रही है। आज उपचुनाव में भी हिंसा की खबरें आ गई। मतलब चुनाव हो और बंगाल से हिंसा की खबर ना आए, ऐसा तो होता ही नहीं आजकल। बंगाल की बगदा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को कुछ लोगों ने घेर लिया, उनकी कार पर पत्थर मारकर हमला कर दिया। आप तस्वीर देखिए बॉस। बीजेपी के उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि जब वो पोलिंग बूथ पर गए तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमले की कोशिश की। उनकी गाड़ी पर पत्थर तक बरसाए गए। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है और कहा है कि बीजेपी की यह अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। चुनाव आयोग ने इस मामले में स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी।
बंगाल में चुनाव से पहले भी हिंसा की खबरें आई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रानाघाट दक्षिण विधानसभा में बीजेपी के पंचायत मेंबर के घर पर टीएमसी के 30 से 35 कार्यकर्ताओं ने हमला किया। बीजेपी ने बताया कि उनके पोलिंग एजेंट के घर पर आज सुबह तोड़फोड़ हुई, फायरिंग हुई और इसी तरह मंगलवार की रात को 30 से 35 नकाबपोश लोगों की भीड़ ने बीजेपी नेताओं के घर को टारगेट किया, वहां तोड़फोड़ की। टीएमसी ने इन सभी आरोपों से हमेशा की तरह इनकार किया है। बंगाल पुलिस ने बताया कि उसने इस घटना में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें हिमाचल प्रदेश की सीटें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश का उपचुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पर पहली बार सिटिंग सीएम ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया। सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर देहरा सीट से कैंडिडेट है, इसलिए उपचुनाव में सीएम सुक्खू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की वोटिंग हुई है। इनमें देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर की विधानसभा सीट शामिल है। ये तीनों सीटें निर्दलीय विधायकों को पिछले बार मिल गई थी जो बीजेपी में शामिल हो गए थे। वैसे उपचुनाव से सुक्खू सरकार को कोई खतरा नहीं है क्योंकि उनके 38 विधायक ऑलरेडी हैं और बीजेपी के 27 ही विधायक हैं। अगर कांग्रेस तीनों सीट हार भी जाती है तो सरकार के पास नंबर बने रहेंगे, लेकिन विपक्ष में बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी और फिर सरकार पर दबाव भी बनेगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे कि अभी लोकसभा में हिमाचल की सारी सीटें गंवाई और उपचुनाव में भी अगर सीट चली गई तो बड़ी थूथू होगी। कांग्रेस के लिए चैलेंज यह है कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव में उसे चारों सीट पर हार के बाद उपचुनाव में हर हाल में जीत हासिल करके दिखानी है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हिमाचल की कांग्रेस सरकार में बहुत उथल पुथल हुई है और इसके कई विधायक बागी हो गए थे। उधर बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है कि उपचुनाव में 3 सीटें जीतकर और सीएम की पत्नी को चुनाव में हराकर वो विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाए, कांग्रेस की राज्य सरकार पर और दबाव बढ़ाए। भाई अगर मुख्यमंत्री की पत्नी हार गई तो मैसेज चला जाएगा कि सरकार को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। इसी तरह से उत्तराखंड की जिन 2 सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनमें एक सीट तो बद्रीनाथ की है जहां कांग्रेस जीती थी, लेकिन कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए थे, इस वजह से उपचुनाव हो रहा है। बद्रीनाथ की यह सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां बद्रीनाथ चारधाम तीर्थ स्थान और जोशीमठ जैसे धार्मिक केंद्र हैं। बीजेपी चाहती होगी कि बद्रीनाथ की सीट जीतकर अयोध्या में हुई हार की कसर इंडी गठबंधन से निकाल ली जाए। इसी तरह से उत्तराखंड की दूसरी सीट मंगलौर, जहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलौर मुस्लिम बहुल सीट है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और इसके साथ दलित और जाट वोट भी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। मंगलौर की सीट 2022 के चुनाव में बीएसपी के सरवत करीम अंसारी ने जीती। उनके निधन पर सीट खाली हुई और अब उपचुनाव हुआ है। बीएसपी ने यहां से करीम अंसारी के बेटे को टिकट दिया था और कांग्रेस ने पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन को टिकट दिया। बीजेपी ने मंगलौर की सीट पर एक पैराशूट कैंडिडेट करतार सिंह भड़ाना को उतारा जो हरियाणा के नेता हैं। बिहार में भी जबरदस्त मुकाबला है। यहां एक सीट पर उपचुनाव की लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच साख की लड़ाई बन गई है। और रुपौली सीट पर आरजेडी ने फिर से बीमा भारती को उतारा है। बीमा भारती को आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था, वही पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ लड़ने के लिए, और वहां निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने इनको हरा दिया था। रुपौली सीट पूर्णिया लोकसभा में ही आती है। यहां से पिछली बार बीमा भारती जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीती थी, फिर जेडीयू को छोड़कर वो आरजेडी में चली गई और लोकसभा चुनाव लड़ा। कमाल की बात यह है कि चुनाव में बीमा भारती को हराने वाले पप्पू यादव उपचुनाव में बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं। जेडीयू ने रुपौली सीट से कलाधर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जो साल 2020 में रुपौली सीट पर निर्दलीय लड़े थे। लेकिन रुपौली में चुनावी लड़ाई में और एक ट्विस्ट है। इस सीट पर शंकर सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे शंकर सिंह कौन है भाई? शंकर सिंह पूर्व विधायक है और साल 2020 में इस सीट से दूसरे नंबर पर थे, यानी इस सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। 7 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे तो शनिवार तक क्लियर हो जाएंगे। अगली बड़ी लड़ाई अभी यूपी में भी है, जहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें मैनपुरी की करहल की सीट है जो अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बन जाने के बाद इस्तीफे से खाली है। इनमें अयोध्या की मिल्कीपुर है, जहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अयोध्या का लोकसभा चुनाव जीत गए तो वो खाली हो गए। इनमें कानपुर की सीसामऊ सीट है जो सपा के विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में सजा मिलने के बाद खाली हो गई। इसके अलावा मुरादाबाद की कुंदरकी सीट है जहां से सपा के जियाउर रहमान विधायक थे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव जीत गए। इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट है जहां से सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, जो अब अंबेडकर नगर के सांसद बन गए। 10 सीटों में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट भी है जहां से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, जो अब बिजनौर से सांसद हो गए।
इसके अलावा फूलपुर की विधानसभा सीट है, जहां से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक थे, जो अब सांसद बन गए। साथ ही मंझवा सीट पर भी उपचुनाव होना है। यहां से निषाद पार्टी के विधायक रहे विनोद बिंद अब भदोही से बीजेपी के सांसद हैं। इसके अलावा गाजियाबाद सदर सीट पर अतुल गर्ग विधायक थे, जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव होगा, जहां पर बीजेपी के विधायक रहे अनूप प्रधान हाथरस से सांसद चुने गए। उपचुनाव की इन 10 सीटों का गणित भी समझ लीजिए। इनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जिनमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ की सीट है। 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, गाजियाबाद सदर, खैर और फूलपुर। मंझवा की सीट बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के पास है और मीरापुर की सीट आरएलडी के पास थी, जो अब बीजेपी की सहयोगी है। यानी 5 सीटें इंडी गठबंधन के पास हैं, 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास हैं। यानी यहां भी मुकाबला कांटे का है और जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। यह उपचुनाव यूपी के सीएम के लिए लोकसभा चुनाव में मिली हार से कमबैक करने का बड़ा मौका माना जा रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत लगा दी है। उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है। सीएम योगी की मौजूदगी में बनी रणनीति के तहत 10 सीटों के लिए 16 मंत्रियों की टीम उतार दी गई है। खास तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीटों पर यूपी सरकार में सीनियर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। जैसे मैनपुरी की करहल सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को दे दी गई है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में मैनपुरी सीट से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी यूपी के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह को सौंपी गई है। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट का जिम्मा कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अपना दल एस के कोटे से राज्य मंत्री आशीष पटेल को दिया गया। आशीष पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। इसी तरह मुरादाबाद की कुंदरकी सीट के लिए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री जेपीएस राठौर को प्रभारी बनाया गया है। कानपुर की सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को सौंपी गई। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इसी तरह पिछले चुनाव में अपनी जीती हुई सीटों पर कब्जा बनाए रखने के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को मैदान में उतार दिया कि जाओ देखो कैसे क्या करना है। जैसे गाजियाबाद सदर सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा को दे दी गई, जो गाजियाबाद की ही साहिबाबाद सीट से विधायक है। प्रयागराज की फूलपुर सीट के लिए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को प्रभारी बना दिया गया। अलीगढ़ की जो खैर सीट है, उसका जिम्मा कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को सौंपा गया है। इसी तरह योगी आदित्यनाथ ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों की जीती हुई 2 विधानसभा सीटों पर भी दोबारा जीत का प्लान तैयार किया है। इसके लिए मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट के लिए आरएलडी कोटे से कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को प्रभारी बनाया गया, जबकि मिर्जापुर की मझवा सीट की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को दे दी गई है। यानी यूपी में इस उपचुनाव में जबरदस्त जोर लगा रही है बीजेपी। यूपी में कमबैक के लिए योगी लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। आज ही सीएम योगी ने यूपी में लेखपाल भर्ती के नियुक्ति पत्र बांट दिए, जो काफी समय से लटके हुए थे। लेखपाल भर्ती के नियुक्ति पत्र क्लियर करने के साथ ही सीएम योगी ने सपा का पुराना राज याद दिलाया कि चाचा भतीजे के जमाने में क्या होता था। सुनिए सीएम योगी ने चाचा भतीजे पर क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या है। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने तो उपचुनाव के लिए पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन अखिलेश यादव कौन सा बैठने वाले हैं, वो भी पूरी तैयारी टाइट किए हुए हैं। जैसे अखिलेश यादव मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव में यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव में उतार सकते हैं, कहा जा रहा है। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से अखिलेश यादव लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट दे सकते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट से अखिलेश यादव अमरनाथ मौर्य को उतार सकते हैं। अमरनाथ मौर्य ने फूलपुर लोकसभा सीट मजबूती से लड़ा था और कम वोटों के अंतर से हारे थे। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट छोड़कर ही सांसद बने हैं। यहां से वो अपने परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव को उतार सकते हैं।
तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह के पौत्र हैं और मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव उपचुनाव की सीटों पर अपने नेताओं से रिपोर्ट भी ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तरह अखिलेश यादव उपचुनाव में भी पीडीए की रणनीति के तहत ही उतरेंगे माना जा रहा है। इधर इंडी गठबंधन और एनडीए का टेस्ट होना है। दूसरी तरफ देश में एक ऐसी पार्टी और ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति अलग ही लेवल पर चल रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया है। शराब घोटाले में ईडी ने जो नई चार्जशीट दाखिल की है उसमें 38 आरोपियों का नाम है। इसमें 37वें नंबर के आरोपी के रूप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम दर्ज है और 38वें आरोपी के रूप में आम आदमी पार्टी का भी नाम दर्ज है। सोचिए, जो पार्टी और नेता राजनीति बदलने आए थे उनकी हालत यह हो गई कि देश में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी को आरोपी बनाकर उसका नाम चार्जशीट में डाला गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मुख्य साजिश करता है। उन्हें गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट का डिटेल दिया गया है। आरोप है कि के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। चार्जशीट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक है। इस वजह से पार्टी के हर काम के लिए वो जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय की मुख्य तौर पर लाभार्थी है। साउथ लॉबी की तरफ से आए बतौर रिश्वत 100 करोड़ में 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में किया था। शराब घोटाले के आरोपों के मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट ने 17 मई को दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 12 जुलाई का प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच के दौरान अरविंद केजरीवाल के 11 बार बयान दर्ज किए गए और वो कई बार सवालों के गोलमोल जवाब देते दिखे और जानकारी छिपाने की कोशिश की। इधर केजरीवाल का जेल से छूटना मुश्किल लग रहा है, उधर उनकी पार्टी धीरे धीरे टूटनी शुरू हो गई। केजरीवाल की पार्टी के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें से एक नेता राजकुमार आनंद तो केजरीवाल सरकार में मंत्री थे और कुछ महीने पहले ही मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीएसपी में गए थे और लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। राजकुमार आनंद के साथ ही छतरपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर भी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पार्षद उमेद सिंह फोगाट ने भी आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। यानी जो लोग एक वक्त पर केजरीवाल के साथ होते थे, अब वो केजरीवाल से दूर जा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, विधायक ने ज्वाइन कर ली बीजेपी, पार्षद ने ज्वाइन कर ली बीजेपी एक ही दिन। सुनिए बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इन नेताओं ने क्या कहा। जब मैं दिल्ली का मंत्री बना, मैंने बहुत मेहनत की। सब लोग जानते हैं कि मैंने कितने काम किए, लेकिन फिर भी जो मेरी विश लिस्ट होती थी उसमें हमेशा दलितों के काम होते थे, उसमें हमेशा कमजोरों के काम होते थे। और जब जब मैं उस विश लिस्ट को अरविंद केजरीवाल को दिखाता था, वो कन्नी काटने लग जाते थे। वो दलितों का काम करने में कोताही बरतते थे और दलितों का काम करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। यानी केजरीवाल के लोग न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं, बल्कि केजरीवाल पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का दलितों से कोई लगाव ही नहीं था। वो केजरीवाल दलितों के मामले में कन्नी काटते थे। यानी केजरीवाल जेल में है और यहां पार्टी का अलग ही हिसाब किताब बैठा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। मोदी को ताने देने वाली कांग्रेस की वो वॉशिंग मशीन जो आपने नहीं देखी। कांग्रेस की वॉशिंग मशीन से निकल आया राहुल का असली चेहरा क्या, अब इसका चार्ट। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी और ये 99 सीटें भी भयंकर तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाकर हासिल हुई थी। मोदी जीते तो संविधान बदल देंगे, मोदी जीते तो आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी जीते तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस ने यह भी नैरेटिव खड़ा किया कि बीजेपी दूसरी पार्टी के नेताओं को डराती है, बीजेपी दूसरी पार्टी के नेता विधायकों को खरीदती है, बीजेपी को वॉशिंग मशीन तक कांग्रेस ने कह दिया था। आप देखिए, वो आपको पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये लोग एक वॉशिंग मशीन उठा के लाए थे और कहते थे कि ये देखिए, ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, इसमें जो जाता है वो साफ हो जाता है। तो ये कांग्रेस ने चुनाव के वक्त किया था। ये आपको याद दिला रहा हूं, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता वॉशिंग मशीन दिखा रहे थे। वॉशिंग मशीन लेकर कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे।
कहते थे कि यह बीजेपी की वॉशिंग मशीन है जिसमें दूसरी पार्टियों के दाग धुल जाते हैं। और यह नैरेटिव पूरे इंडी गठबंधन ने चलाया कि बीजेपी दूसरे पार्टियों को तोड़ती है, बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताया। कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी तक सब लोग बीजेपी को वॉशिंग मशीन पार्टी बता रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब वॉशिंग मशीन कांग्रेस के खेमे से भी निकल आई। अब कांग्रेस खुद क्या कर रही है यह भी देख लीजिए। तेलंगाना में कांग्रेस वही सब कर रही है जिसके आरोप वो बीजेपी पर लगाती थी। संविधान और नैतिकता की बात करने वाली कांग्रेस ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस में भयंकर भगदड़ मचा रखी है। और यह आरोप खुद बीआरएस के नेता लगा रहे हैं, के चंद्रशेखर राव। बीआरएस और तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव पर कांग्रेस हमला करती रही है, करप्शन का आरोप लगाती थी। बीआरएस नेताओं को करप्ट बताती थी कांग्रेस जब बीआरएस की सरकार थी। और उसी बीआरएस के नेताओं, सांसदों और विधायकों को अब राहुल गांधी की कांग्रेस की सदस्यता दी जा रही है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस खुद वॉशिंग मशीन बन गई है। भाई आपने कहा बीआरएस एकदम करप्ट पार्टी, अब उसके लोग आप में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो आपकी वॉशिंग मशीन कहां गई फिर? क्या बीआरएस नेताओं पर लगे आरोप कांग्रेस में आकर धुल जा रहे हैं? क्या कांग्रेस बीआरएस को खत्म कर देना चाहती है जैसा वो बीजेपी के लिए कहती थी? राहुल गांधी जो बोलते हैं वो खुद क्यों नहीं करके दिखाते? क्या कांग्रेस ने बीआरएस विधायकों को खरीदा है जैसा वो बीजेपी पे आरोप लगाती थी? ये सारे आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं। वैसे राजनीति में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला बहुत पुराना है और यह हर पार्टी के साथ होता है। कांग्रेस के साथ यही होता है तो वो हंगामा करती है, नैरेटिव गढ़ने लगती है कि जैसे देश में पहली बार कोई पार्टी छोड़कर नेता इधर उधर जा रहे हैं। और अब खुद बीआरएस को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप उस पर लग रहा है। यानी कांग्रेस जितने भी नैरेटिव फैला रही है उन सब की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। ये सारी बातें और आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस ने पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस के खिलाफ जैसे जंग छेड़ी हुई है। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति को बड़ा झटका तब लगा जब उसके राज्यसभा सांसद के केशव राव ने 3 जुलाई को कांग्रेस की सदस्यता ले ली। केशव राव के साथ उनकी बेटी और हैदराबाद की मेयर समेत कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में केशव राव कांग्रेस में शामिल हुए। इनकी मौजूदगी में हुए, तब इन्होंने नहीं कहा कि अरे हम तो वॉशिंग मशीन नहीं रखते हैं बॉस, वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है, वहां जाइए। और राहुल गांधी बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद केशव राव ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह 5 जुलाई की रात को बीआरएस के 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए। बीआरएस के 6 विधान परिषद सदस्य 5 जुलाई को कांग्रेस में शामिल होने से पहले होटल में रुके हुए थे। उस समय तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी दिल्ली में थे और ये सभी रेवंत रेड्डी के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रेवंत रेड्डी को दिल्ली से आने में देर हो गई और वो देर रात हैदराबाद पहुंचे और उसके बाद बीआरएस के एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन मजाल है कि पूरा इकोसिस्टम कांग्रेस से सवाल पूछ ले कि ये कौन सी वॉशिंग मशीन राहुल गांधी निकाल कर लाए हैं। उनका काम है, राहुल गांधी ने बोला बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, हां वॉशिंग मशीन सिर्फ बीजेपी के पास है। अब कांग्रेस की वॉशिंग मशीन पे कौन चर्चा करेगा? तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक बीआरएस के कितने नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, सुनते जाइए। के केशव रेड्डी पूर्व सांसद आ गए कांग्रेस में। डी नागेंद्र विधायक थे। के श्रीहरि विधायक थे। टी वेंकटराव विधायक। पी श्रीनिवास रेड्डी विधायक। संजय कुमार विधायक। काले यादव विधायक, ये सब कांग्रेस में आ गए। भानु प्रसाद एमएलसी, बसवराज सरैया एमएलसी, संदीप विट्ठल एमएलसी, एमएस प्रभाकर एमएलसी, एग्गे मल्लेशम एमएलसी, बी दयानंद एमएलसी, रंजीत रेड्डी बीआरएस नेता, सुनीता महेंद्र रेड्डी बीआरएस नेता। बॉस लाइन लगी हुई है। बीआरएस को पता नहीं चल रहा है कि आज रात में सो रहे हैं, सुबह उठेंगे तो कौन नेता कांग्रेस में मिलेगा। यह हाल है। मतलब कांग्रेस ने तेलंगाना में वॉशिंग मशीन नहीं, बड़ी वाली वॉशिंग मशीन चला रखी है कि तुम भी आओ, तुम भी आओ। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर कांग्रेस पर आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान की सहमति से रेवंत रेड्डी ये सब कर रहे हैं। केटीआर सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके विधायकों को कितने करोड़ देकर खरीदा है। सुनिए केटीआर को, फिर बताऊंगा कि किसने राहुल गांधी को ऑस्कर देने की डिमांड कर दी है। तेलंगाना सीएम gets the nod of AICC to induct more BRS MLAs. मतलब AICC की अनुमति से, AICC की सहमति से, AICC की इंकरेजमेंट से आज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो भी कांड कर रहे हैं,
ये उनकी सहमति से हो रहा है। 50 करोड़ अगर कर्नाटक में दिए जाते हैं एक एमएलए बदलने के लिए, जो कि सिद्धरामैया जी का कहना है, मेरा नहीं, तो अब तेलंगाना में कितना पैसा दे रहे हो? एक एक एमएलए खरीदने के लिए कितना पैसा दे रही है कांग्रेस पार्टी? 50 दे रही है, 100 करोड़ दे रही है, कितना मिल रहा है ये एमएलए को, ये भी बताना पड़ेगा। बात इतनी भर नहीं है कि कांग्रेस बीआरएस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। यहां कांग्रेस का दोहरा रवैया भी सामने आ रहा है। कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या अंतर है, वो दो मुद्दों से आपको बताता हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि वो संविधान में संशोधन करेंगे जिससे दल बदल करने वाले अपने आप अयोग्य हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस इसके ठीक उल्टे काम कर रही है और अब तक बीआरएस के 25 नेताओं को कांग्रेस में शामिल करवाया है। 25 बॉस। अब कांग्रेस का वॉशिंग मशीन कितनी ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहा है, कोई सवाल पूछेगा? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा कि 10 साल तक नेता प्रतिपक्ष का ना होना दुर्भाग्य है, और अब तेलंगाना के डिप्टी सीएम बीआरएस से नेता प्रतिपक्ष लेने का इशारा कर रहे हैं। यानी जो बड़े बड़े दावे राहुल गांधी करते थे वो अब सिर्फ दावे थे, उनका कांग्रेस की राजनीति से कोई मतलब नहीं। और इसलिए बीआरएस कह रही है कि राहुल गांधी गजब की एक्टिंग करते हैं। एक तरफ संविधान लहराते हैं, दूसरी तरफ बीआरएस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को तो ऑस्कर मिलना चाहिए, ये बीआरएस के नेता कह रहे हैं। सुनिए बीआरएस के नेता को। फिर दल बदल पर कांग्रेस का इतिहास भी बताऊंगा। जो लोग वॉशिंग मशीन लहरा रहे थे चुनाव में, उनका वर्तमान वॉशिंग मशीन का नहीं है, उनका इतिहास भी वॉशिंग मशीन का है। वो इतिहास भी याद दिलाऊंगा, पहले अभी वाली बात सुनिए। एक तरफ आप बताते हो, कहते हो कि अगर हम जीत के आते हैं इंडी अलायंस तो इमीडिएटली हम 10 शेड्यूल को अमेंड करेंगे और जो भी एमएलए दल बदलेगा उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। पर सेम स्टेज पे आप 3-3 बीआरएस एमएलए को बिठा के अगर एक्टिंग करते हो तो ये तो ऑस्कर लेवल एक्टिंग हो गई ना। इसलिए मैं कहता हूं राहुल जी को नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड मिलनी चाहिए, और नाटू को मिला था इससे पहले, इस बार ऑस्कर को नॉमिनेट करना चाहिए राहुल गांधी जी को। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी कांग्रेस जिस तरह से बीआरएस विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को कांग्रेस में शामिल करवा रहे हैं, उसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है, यह भी देखिए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 64 सीटें मिली थी और बीआरएस को 39 119 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 60 का है। तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन विधायकों के टूटने का डर भी था। शायद इसलिए अब कांग्रेस बीआरएस विधायकों को अपने साथ लाकर नंबर बढ़ा रही है। इसी साल सिकंदराबाद छावनी सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस जीती थी। अब बीआरएस के 6 विधायकों के आने से कांग्रेस की संख्या 71 तक चली गई। बीआरएस का कहना है कि वो दल बदल करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा स्पीकर से लेकर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। यानी आने वाले समय में तेलंगाना में यह मुद्दा सेंटर पॉइंट रहेगा। तेलंगाना के अलावा भी कई राज्यों में दूसरे दलों के नेता कांग्रेस में शामिल हुए। इसी साल अप्रैल में हरियाणा में जेजेपी के विधायक समेत 50 नेता कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन यह कोई वॉशिंग मशीन हुई बॉस। इसी साल मार्च में कर्नाटक में मंत्री रहे बीजेपी नेता और 2 पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन किसी ने कांग्रेस से नहीं पूछा कि आपकी वॉशिंग मशीन बॉस कहां से आई। मार्च 2024 में ही झारखंड बीजेपी विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन इकोसिस्टम इसको वॉशिंग मशीन की धुलाई नहीं मानता। मई 2024 में हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया और कांग्रेस में चले गए। पिछले साल सितंबर में मध्य प्रदेश में 3 बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करना राजनीतिक पुण्य का काम है, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए वॉशिंग मशीन लगती है। यह है नैरेटिव। कांग्रेस आज जो तेलंगाना में कर रही है, उसी तरह से कांग्रेस कई बार दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर अपने साथ ला चुकी है। दल बदल कराने का कांग्रेस का इतिहास है बॉस। जो उद्धव ठाकरे आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और कांग्रेस के सहारे महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, क्या वो ये भूल गए कि कांग्रेस ने उनके पिता बाल ठाकरे के साथ क्या किया था? 1990 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 288 में से 141 सीटें मिली। महाराष्ट्र में कांग्रेस आराम से बहुमत की सरकार चला रही थी, लेकिन 1991 में शिवसेना के तत्कालीन नेता छगन भुजबल ने 16 विधायकों के साथ पार्टी तोड़ दी। छगन भुजबल ने अपनी पार्टी को शिवसेना बी का नाम दिया। शिवसेना के 2 सांसद भी पार्टी छोड़कर छगन भुजबल के साथ आ गए। उसके बाद छगन भुजबल इन सभी विधायकों और सांसदों के साथ कांग्रेस में चले गए। शिवसेना को तोड़ने का दिमाग शरद पवार का माना जाता है, जो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे और केंद्र में रक्षा मंत्री थे। यानी आज शिवसेना टूट गई
तो नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन है। जब कांग्रेस से जुड़ने के लिए छगन भुजबल ने शिवसेना तोड़ी थी, तब क्या फर्क पड़ता था? तब तो ये पॉलिटिक्स थी ना। यानी उस समय कांग्रेस सरकार को कोई खतरा भी नहीं था, पूर्ण बहुमत भी था, उसके बाद भी शिवसेना तोड़ दी गई थी। दल बदल का सिलसिला नया नहीं, काफी पुराना है और इसमें कांग्रेस का योगदान तो सबसे ज्यादा है। दल बदल के लिए आया राम गया राम का मुहावरा आपने सुना होगा, और यह मुहावरा भी कांग्रेस नेता की वजह से ही चर्चा में आया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम गया लाल है, और गया लाल ने दल बदल की वो मिसाल कायम की जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। गया लाल की वजह से ही दल बदलुओं के लिए आया राम गया राम की बात कही जाती है। और गया लाल ये सब कर चुके थे 1967 में हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव के बाद। 1966 में हरियाणा का गठन हुआ, 1967 में पहले चुनाव हुए। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को 81 में से 48 सीटें मिली, जनसंघ को 12 और स्वतंत्र पार्टी को 3 सीट मिली। चुनाव में 16 निर्दलीय भी जीतने में सफल रहे। कांग्रेस के भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। 10 दिन के अंदर ही कांग्रेस के 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस के 12 विधायकों ने हरियाणा कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई। इन विधायकों में गयालाल भी शामिल थे, जो हसनपुरा से विधायक थे। बाद में ये सभी जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के साथ यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। यूनाइटेड फ्रंट में जाने के कुछ देर बाद ही गयालाल कांग्रेस में वापस आ गए, लेकिन 9 घंटे के बाद ही गयालाल वापस यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। कुछ दिन बाद गयालाल फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के तत्कालीन नेता राव बीरेंद्र सिंह गयालाल को चंडीगढ़ लेकर आए। वहां राव बीरेंद्र सिंह ने ही कहा कि गया राम अब आया राम है। तो ये जो आप सुनते हैं कि गया राम आया राम, ये कांग्रेस के गया राम जी की वजह से आया है। ये तो हाल हुआ करता था नेताओं का, जो दिन में कपड़े के हिसाब से पार्टी चेंज किया करते थे। आपको कांग्रेस के दौर में दल बदल का वो इतिहास भी बताता हूं जो आपको हैरान कर देगा। ये लोग वॉशिंग मशीन की बात करते हैं। 1967 से 1972 तक देश में कांग्रेस की सरकार थी। इस दौरान सांसद विधायकों के दल बदलने की 4000 घटनाएं हुई, 4000। इतना ही नहीं, ये वो दौर था जब कांग्रेस का बोलबाला था और हर राज्य में कांग्रेस एक बड़ी ताकत थी और सरकार बनाती थी। लेकिन जहां सरकार नहीं बन पाती थी, वहां क्या करती थी वो भी याद दिलाता हूं। 1967 में 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से 7 राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। उड़ीसा, केरल, पंजाब, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अलावा यूपी। इन 7 राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी थी। कुछ ही समय में यूपी, बंगाल, पंजाब, बिहार, एमपी में सरकार ही गिर गई। कांग्रेस ने इन राज्यों के विपक्षी दलों से मिलकर इन सरकारों को गिरा दिया। इससे सत्ताधारी दलों में भयंकर दल बदल हुआ। दल बदलने वाले नेताओं ने कांग्रेस का साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि बंगाल, बिहार और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन गई। यानी कांग्रेस के पास वॉशिंग मशीन तब से है, पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन, जब देश में किसी के पास वॉशिंग मशीन नहीं थी। बीजेपी तो दूर की बात है। आज कांग्रेस तेलंगाना में जो कर रही है वो कांग्रेस के लिए नया नहीं है। दल बदल के अलावा कांग्रेस का इतिहास सरकारें गिराने का भी रहा है। 1950 से अगस्त 2023 तक कांग्रेस ने 88 बार राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया है। जनता पार्टी की सरकार ने 22 बार राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया। बीजेपी ने इस दौरान 15 बार राष्ट्रपति शासन लगाया और जनता दल ने 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। और राहुल गांधी संविधान लहराते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले टॉप 4 प्रधानमंत्रियों की बात करें तो इंदिरा गांधी ने 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। मोरारजी देसाई ने 17 बार, मनमोहन सिंह ने 12 बार राष्ट्रपति शासन लगाया और पीवी नरसिम्हा राव ने 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। यानी टॉप के प्रधानमंत्रियों में बीजेपी का तो एक भी नहीं है। यही लोग बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव फैलाते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कई देश भी भारत के लोकतंत्र को लेकर कमेंट करते रहते हैं, लेकिन हाल ही में आई पीयू रिसर्च की रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। इस रिपोर्ट में अलग अलग देश में लोग और वहां के लोकतंत्र से कितना लोग संतुष्ट हैं, यह इसका आंकड़ा दिया गया। अपने देश में लोकतंत्र से कितने लोग संतुष्ट हैं, जरा इसकी तस्वीर देखिए। जो लोग कहते हैं भारत में लोकतंत्र नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं, ये पीयू रिसर्च की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। और इसमें लोकतंत्र से संतुष्ट लोगों ने क्या कहा, इसका आंकड़ा आपको दिखाता हूं। अमेरिका में, यूएस में 31% लोग जो हैं
वो संतुष्ट हैं अपने यहां के लोकतंत्र से। 31%। ब्रिटेन में 39% लोगों ने कहा कि हम लोकतंत्र जिस तरह से है अभी हमारे यहां उससे संतुष्ट हैं। कनाडा में 52% लोगों ने कहा प्यू रिसर्च की इस सर्वे में कि भाई हम हमारे यहां के लोकतंत्र से संतुष्ट है, हमारे यहां लोकतंत्र सुरक्षित है। अब भारत के को लेकर लोगों ने क्या कहा भाई? इस रिसर्च में भारत में 77% लोगों ने कहा कि वो लोकतंत्र से संतुष्ट हैं जिस हाल में आज का लोकतंत्र है। तो जिन देशों की जनता अपने ही लोकतंत्र से खुश और संतुष्ट नहीं है, वो देश भारत को लोकतंत्र का पाठ ना पढ़ाएं और भारत में लोग, विपक्ष, लोकतंत्र की दुहाई ना दें। भारत का लोकतंत्र हमेशा मजबूत था और आगे भी रहेगा। पीएम मोदी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के इस झूठे नैरेटिव की हवा निकलनी शुरू हो गई और आपको सवाल पूछने चाहिए इंडी गठबंधन के नेताओं और उनके इकोसिस्टम से कि बॉस क्या क्या बोले आप? ना संविधान खत्म हुआ, ना आरक्षण खत्म हुआ, ना चुनाव खत्म हुआ। ये उपचुनाव कैसे हो रहा है अगर नरेंद्र मोदी चुनाव खत्म करने वाले थे? और आप तो कहते थे लोकतंत्र खतरे में है। प्यू रिसर्च तो कह रही है कि भारत में चमचमा रहा है लोकतंत्र। क्या कीजिएगा, ये लोग राजनीति के जादूगर हैं, नैरेटिव से दिमाग घुमा देते हैं। लेकिन अब आपको पाठशाला में चमत्कार को नमस्कार करने वाली भीड़ की सोच का चैप्टर दिखाता हूं। फूंक पानी जादुई कैंची से इलाज होगा। गजब अजब ऐसे बाबा जो होश उड़ा देंगे। हाथरस वाले बाबा के बाद ऐसे बाबाओं का चैप्टर जिनके बारे में आपने कभी न सुना होगा, ना उनकी जो सो कॉल्ड शक्तियां हैं उनके बारे में सोचा होगा। यूपी के हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ और 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद से बाबाओं की खूब चर्चा हो रही। हाथरस वाले बाबा नारायण साकार हरि अपने आश्रम में लगे हैंडपंप के पानी से भक्तों के इलाज का दावा करते थे। अब इसी तरह के चमत्कार का दावा करने वाले कई बाबा चर्चा में आ गए। कोई बाबा वाइब्रेशन करते हुए फूंक मारकर बीमारी दूर करने की बात कह रहा है, कोई बोतल में भरे पानी से लाइलाज बीमारी दूर भगाने की बात कर रहा है, और ऐसे भी बाबा हैं जो हवा में जादुई कैंची चलाकर पथरी का ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। मतलब कैंची हवा में चलेगी, पथरी का इलाज अंदर हो जाएगा। और हैरानी वाली बात यह है कि इन सभी बाबाओं के दरबार में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है, जैसा कि हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में जुटी थी। आज पाठशाला में चमत्कार का दावा करने वाले ऐसे ही कुछ बाबाओं के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले बात गुजरात वाले वाइब्रेशन बाबा की। यह तस्वीरें गुजरात के पंचमहल में सजे वाइब्रेशन बाबा के दरबार की है। बाबा स्टेज पर ढेर सारे फूलों की सेज पर बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान बाबा वाइब्रेट करते हुए कभी अपनी गर्दन घुमा रहे हैं, कभी जीभ बाहर निकाल रहे हैं। इस दौरान लोग बाबा पर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए बाबा हैं, फूलों की ऐसी बारिश हो रही है कि देखते ही देखते बाबा गर्दन तक फूलों से ढक जाते हैं। अभी तो कमर तक दिख रहे हैं। वाइब्रेशन बाबा के दरबार में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी नजर आ रही है। वाइब्रेशन बाबा ने गुजरात में पंचमहल में एक आदिवासी इलाके में अपना आश्रम बनाया हुआ है, जहां पूरे हफ्ते उनका दरबार लगता है। लेकिन मंगलवार और रविवार को सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ आश्रम में जुटती है। वाइब्रेशन बाबा के नाम से मशहूर बाबा भरत माड़ी का यह दावा है कि उन पर देवी मां की कृपा है, जिसकी मदद से वो किसी भी तरह के दर्द को सही कर देते हैं। टाइम्स नाउ न भारत की टीम इसका सच जानने के लिए बाबा के आश्रम पहुंची। सुनिए बाबा ने इलाज करने के दावे पर क्या कहा, फिर आपको वाइब्रेशन बाबा के दरबार की एक और हैरान करने वाली तस्वीर दिखाता हूं। मैंने माताजी को अर्जी लगाई थी कि जो सामने से पब्लिक आएगी तो आएगी, उसको पता कैसे चलेगा और मेरे को कैसे पता चलेगा। तो मैंने माताजी को अर्जी लगाई, तो माताजी अर्जी के मुजब हमको प्रेरणा हुई। तो प्रेरणा में माताजी ने हमको ऐसा बताया कि देखो, जो सामने जो मानस आएगा वो बिठेगा बरोबर अर्जी लगाने का, और आपको 3 फूक लगाने का, ऐसे 3 फूक लगाने का। बराबर 3 फूक लगाओगे, उसमें नकारात्मक ऊर्जा होगी तो चलने लग जाएगी, और जो नहीं चलेगी, तकलीफ रहेगी बराबर, तो उसको हॉस्पिटल भेज देने का। बराबर ना, ऐसा हमने माताजी के पास ऐसा प्रेरणा में हमको बोला था माताजी ने। तो हम आते हैं तो उसको हम फूक लगाते हैं। पहले तो अर्जी करवाते हैं, माताजी को अर्जी लगाओ, हम भी अर्जी लगाते हैं। फिर भी अच्छा नहीं होता तो हम फूक लगाता है।
वाइब्रेशन बाबा के दरबार की एक और तस्वीर देखिए, जिसमें बाबा एक चूल्हे पर रखी कढ़ाई से तेल निकालकर मुंह धोते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन बाबा का दावा है कि खौलते तेल की कढ़ाई में हाथ डालने के बावजूद उनका हाथ नहीं जलता, उस तेल से मुंह धोने के बावजूद उनका मुंह नहीं जलता। और इसे देखने के लिए बाबा के दरबार में पहले चूल्हे पर कढ़ाई में तेल गर्म किया जाता है, पहले तेल में पूरी डाली जाती है और जब तेल गर्म हो जाता है तो बाबा उस तेल से अपना मुंह धोते हैं। भाई कोई देख के ऐसा कर मत लीजिएगा। बाबा का दावा है कि जब उन पर माता की कृपा होती है तो खौलते तेल का भी उन पर कोई असर नहीं होता। पहले गर्म तेल वाले इस दावे पर बाबा ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा वाइब्रेशन बाबा कैसे फोन पर भी भक्तों के इलाज का दावा कर रहा है। उन्होंने गाना शुरू कर दिया माता जी के नाम से कि माता जी क्यों नहीं आ गए, ऐसे करके उन्हें रेगड़ी डाकला शुरू किया। तो हमको यहाँ ध्रुजारी हुई, हाथ पर ध्रुजारी हुई, हाथ ऊपर से ध्रुजारी हुई। ऐसे ध्रुजारी करते 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 इधर आया, उधर आया, ऐसे ऐसे उधर आया, मगज में आया। तो फिर उसको हमको मालूम नहीं चला कि मेरे को क्या हुआ। तो हमको ध्रुजारी आते 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 जो हमको नीचे ले गया, तेल का तावा की तरफ हमको ले गई। हमको तो कुछ मालूम नहीं था हमको क्या हुआ। तो वहां ले गया कि तेल के तावे के आगे हमको बिठा के उसके बाद हमने पूरी निकाले और मुख पर ऐसे तेल लगाया, बराबर ऐसे। हाँ, जला नहीं। उसके जो सब अच्छा ठीक हो गया ना, उसके बाद हमको पता चला कि ये सब कैसे मैंने कर दिया। तो तेल लगा है, मुंह पर भी तेल लगा है, बराबर, ऐसे मैंने कैसे किया। तो बाद में हमको पता चला कि यार वो तो माता जी की कृपा हुई, मैं तो डरता था। तो उसी समय में हमको अनुभव हुआ कि जो माता जी का जो ध्रुजारी के साथ जो माता जी कुछ आता है तो उनके हिसाब से आपको कुछ करने देता, वो अच्छा हो जाता है। दांत डालो ना डालो, उससे कुछ होता नहीं है, फुली बोली नहीं होता। उसका हमको विश्वास पक्का हो गया। बताइए, ऐसे ऐसे अजीबोगरीब दावे हैं। सवाल उठता है कि कोई इंसान अपने हाथों को गर्म तेल की कढ़ाई में कैसे डाल सकता है। विज्ञान को मानने वाले कुछ लोग इसे कर्तव्य कहते हैं, तो कोई ट्रिक मानता है, कोई आंखों को धोखा देने की कला बताता है। लेकिन वाइब्रेशन बाबा तो यह भी दावा करते हैं कि छोटे मोटे दर्द तो वो मोबाइल फोन पर ही ठीक कर देते हैं। फोन वाले इलाज पर वाइब्रेशन बाबा को सुनिए, फिर आपको पानी से इलाज करने का दावा करने वाले एक और बाबा जी से मिलवाता हूं। फोन पे भी इलाज कर देते, अभी मैंने देखा। जी। छाती में दर्द का इलाज आपने फोन पे ही कर दिया। जी, फोन में भी ऐसे। उसके बाद हमको ऐसा हुआ कि जो फूंक मारने से हो जाता है, तो मैं मैंने एक्टिव किया फोन में कि जो फोन में होता है कि नहीं होता है। जो हमको पूछता है कि आप घर पर हो कि नहीं हो, तो हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या हुआ है, आपको आना है कि नहीं। हमको दर्शन करने आने का है, लेकिन हमको घुटन में दर्द है, कमर में दर्द है, ऐसा वो बोलता। तो मैंने उसको एक्टिव किया कि जो फूंक लगाते तो उसमें आराम होगा कि नहीं होगा। तो हम फोन में भी ऐसे माता जी को अर्जी लगाते थे, खमकारा करते थे। कैसे करते थे? ऐसे करते थे। फिर बाद उसको हम उनको पूछते थे आपको आराम हुआ है, तो सामने से आवाज आता है हाँ हमको अच्छा हो गया। गजब ही चल रहा है। वाइब्रेशन बाबा की ही तरह यूपी के बरेली वाले बाबा की भी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इनको लोग पानी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। पानी वाले बाबा का असली नाम ओमेंद्र चौहान है और ये पानी से लाइलाज बीमारियों को ठीक करने का दावा कर रहा है। बरेली में पानी वाले बाबा के मनोना धाम में कैसे लोगों की भीड़ जुट रही है वो भी देखिए। दरबार में पहुंचे लोगों को हाथों में पानी की बोतल नजर आ रही है और दावा किया जाता है कि बाबा बोतल के पानी से ही लोगों का इलाज कर देते हैं। पानी वाले बाबा किस तरह अपने आश्रम में पहुंचे लोगों का इलाज करते हैं, इसका सच जानने के लिए टाइम्स नाउ भारत की टीम बरेली में पानी वाले बाबा के मनोना धाम पहुंची। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा पानी से लाइलाज बीमारियों के इलाज के दावे पर पानी वाले बाबा क्या कह रहे हैं। मनोना धाम में भक्तों का इलाज कैसे होता है ये आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आचार्य जी पहुंचे हैं, महाराज जी, और यहाँ देखिए ये पानी जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी पानी को यहाँ पर पिलाया जाता है और इसी तरीके से पानी पिलाकर पानी के छींटे देकर जो है वो इलाज किया जाता है। देखिए, मंत्र पढ़ के ये पानी में फूका जा रहा है और ये बच्चे को पानी जो है वो पिलाया जा रहा है और ऐसा दावा है कि इस पानी को पीने से जो बीमार मरीज हैं, जो बच्चे हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और हर दिन इस तरीके से भीड़ आती है और सिर्फ ये पानी पीने के लिए यहाँ पर जो है वो पहुँचते हैं। और देखिए यहाँ पे ये पानी जो है वो किस तरीके से पिलाया जा रहा है और भक्त को देखिए जहाँ पे समस्या है, दिक्कत है, उसको टच करते हैं और ऐसा दावा है कि जो मरीज है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी है, ये पूरा परिवार आया हुआ है और
ये देखिए बच्चे को पानी पिलाया जा रहा है और इसी तरीके से फूंक के पानी पिलाते हैं और ऐसा कहते हैं कि जो भी यहाँ पर इस तरीके से आएगा, जिसको पानी पिलाया जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, उसको किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगी। और ये मनोना धाम की मान्यता है। देखिए यहाँ पर तमाम क्या दिक्कत थी आपको? मुझे जी एक तो एक काम करने का था पूरा, एक कमर से उठा बैठा नहीं जाता, कमर से उठा बैठा नहीं जाता, कमर बेकार है। कौन बताया आपको मनोना धाम के बारे में आने की? हमने बहुत सुनी है, एक वहाँ से आए राजस्थान से, उनके फेफड़े बेकार थे, तो यहाँ आकर के फेफड़े सही हो गए दोनों। तो पानी पिला के इलाज का दावा हो रहा है। बाबा जी जिन्होंने पानी पिया वो तो बैठे ही हुए हैं, कहां बैठ उठ पा रहे। हालांकि हाथरस वाले बाबा नारायण साकार हरि की तरह बरेली के पानी वाले बाबा खुद को भगवान का अवतार नहीं बताते, बल्कि उनका दावा है कि भगवान की कृपा से मरीज ठीक होते हैं। पानी वाले बाबा को भी सुन ही लीजिए, फिर आपको पानी वाले बाबा पर उनके भक्तों के विश्वास की हैरान करने वाली तस्वीर दिखाऊंगा। मेरा कोई ये दावा नहीं है, क्योंकि दावा इंसान कैसे कर सकता है, ये सब ईश्वर की कृपा से होता है और जो भी चमत्कार होता है बाबा करते हैं। मुझे सिर्फ माध्यम बनाया है, किसी को मैंने टच किया, अगर वो ठीक हुआ तो बाबा की कृपा से हुआ। बाबा ने मेडिटेटर बना रखा है, मुझे एक माध्यम बना रखा है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनको हमने कभी सुना नहीं, वो भी मेरे हाथों से ठीक हुई हैं, मैं जानता नहीं। जैसे एक MDS नाम की बीमारी है, एक गोला गोकर्ण नाथ, मैं तो नाम बता रहा हूँ उनका, सब कुछ बता रहा हूँ। गोला गोकर्ण नाथ के व्यापारी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं वो, तो वो उनका फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, सब जगह उनका इलाज चला। लगभग 1.25 करोड़ रुपए वो अपने ऊपर खर्च कर चुके थे। उनके एक मित्र उनको लेके चले आए यहाँ पर, हमने उनको जल पिलाया, जल पिलाने के बाद आशीर्वाद दिया। 1 महीने बाद हमारे पास वापस आके आए, को हमारे बॉडी से सिम्टम्स ही गायब हो गए। अब बरेली में पानी वाले बाबा के आश्रम से आई हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। टाइम्स नाउ में भारत की टीम जब आश्रम में पहुंची तो देखा कि तमिलनाडु से करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करके एक परिवार 50 दिन के बच्चे के इलाज के लिए पहुंचा है। बच्चा वेंटिलेटर पर है और उसे एम्बुलेंस के जरिए बाबा के आश्रम में लाए। बाबा एम्बुलेंस में ही बच्चे का पानी से इलाज करते हुए नजर आए। देखिए वहां क्या चल रहा है। देखिए वेंटिलेटर में कैसे इलाज होता है आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये वेंटिलेटर में पेशेंट आया है और यहाँ देखिए एक छोटे बच्चे को इस तरीके से पानी पिलाया जा रहा है और ये देखिए यहाँ पर जो पाइप के ड्रिप है उसमें से यहाँ देखिए पानी डाला जा रहा है और ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये ठीक हो जाएंगे इस पानी को पीने से। देखिए यहाँ पे ये पेशेंट आया हुआ है एम्बुलेंस के अंदर की, ये विजुअल आप देख रहे हैं और देखिए यहाँ पर जो यहाँ के महाराज है पीठाधीश्वर वो बैठे हुए हैं और सामने जो पेशेंट है छोटा बच्चा आपको नजर आएगा। ये देखिए नाक में ऑक्सीजन लगा हुआ है, कई सारी पाइप्स लगी हुई हैं और ये देखिए यहाँ पर इसी पाइप से इंजेक्शन के जरिए ये देखिए यहाँ पर ढक्कन से पानी डाला जा रहा है। अब जिसको जो लग रहा है वो उस हिसाब से पहुंच जा रहा है इलाज कराने, लेकिन हमारी टीम को वहां पानी पीते ही कोई चमत्कार होता तो दिखा नहीं। अब हवा में कैंची चलाकर पथरी का इलाज करने वाले बाबा से मिली। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बाबा अपने आश्रम में बैठे नजर आ रहे। बाबा ने हाथों में कैंची जैसा कुछ पकड़ा है जिसे बाबा आंख बंद करके हवा में हिलाते दिख रहे हैं। आश्रम के बाहर कुछ लोग भी बैठे हैं। कैंची वाले बाबा के नाम से मशहूर बाबा हनुमान दास का दावा है कि वो दैवीय शक्तियों की मदद से पथरी का इलाज करते हैं। हालांकि उनका दावा है कि जब मरीज को बार बार आश्रम आने में परेशानी होती है तो उनके पास पथरी के इलाज के लिए ऐसी दवाइयां भी हैं जिससे 1 महीने के अंदर पथरी ठीक हो जाती है। सुनिए कैंची वाले बाबा को। पथरी के इलाज जो है कुछ देवी शक्तियों के भी द्वारा कुछ किया जा सकता है, परंतु अगर दूर का मरीज है वो यहाँ आने में 2-3 दिन में बार बार आने में सक्षम नहीं है तो एक बार कुछ शक्तियों के द्वारा या हनुमान जी की कृपा से कुछ हो जाएगा और बाकी दवाइयाँ दे दी जाती हैं तो दवा से भी ठीक हो जाता है। पथरी जैसे किडनी की पथरी है तो बहुत सर्तियाँ और बहुत जल्दी निकल जाएगी और अगर पित्त में पथरी है तो उसमें टाइम लग जाएगा, कुछ देख लिया जाता है। बाकी दवा ऐसी है कि 1 महीने के अंतराल में कैसी भी पथरी होगी। हाँ, अगर रिपोर्ट उसमें जांच करवा के अगर कोई आ रहा है तो 1 महीने में लगभग 10 mm तक की पित्त की पथरी निकल जाएगी। यानी ऐसे ऐसे बाबा हों तो भैया डॉक्टर फिर क्या ही करेंगे, अस्पताल किस लिए फिर। देखिए भारत ऋषि मुनियों, सिद्ध पुरुषों और तपस्वियों का देश माना जाता है। सदियों से हमारे यहाँ लोग ऋषियों और सिद्ध पुरुषों को मानते आए। उनकी आध्यात्मिक और धार्मिक सिद्धि से लोगों को बड़ी आस रही है। ये अपनी अपनी आस्था का मामला है, इसलिए हम किसी बाबा के दावे पर सीधे सीधे ये तो नहीं कह रहे कि भैया एकदम ही गलत है क्योंकि हमने उसको चेक नहीं किया। लेकिन हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आंख मूंद कर किसी भी दावे को सच नहीं मान लेना चाहिए।
और ना ही उसे सही ठहराया जाना चाहिए। जरूरत है आस्था और अंधविश्वास में फर्क करने की, चिकित्सा और चमत्कार को अलग अलग नजरों से देखने की। ऐसे बहुतेरे बाबा हैं, किसी भी बाबा पर आंख मूंदकर विश्वास मत कीजिए। बाकी आपकी अपनी सोच है, समझ है, वो हम आप पर छोड़ते हैं। पाठशाला में अब बात आधे हिंदुस्तान पर आई मुसीबत की। बाढ़ बारिश का तबाही मीटर नहीं देखेंगे तो पछताएंगे। जिस मानसून का बेसब्री से इंतजार था वो अब आफत बनकर बरस रहा है। असम से हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है। बिहार से गुजरात तक मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आधा हिंदुस्तान मानसून की मार झेल रहा है। सबसे बड़ी आफत पहाड़ों पर मंडरा रही है। लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं और लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें लोगों को डरा दे रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है चमोली के पाताल गंगा इलाके से हैरान करने वाले वीडियो की, जहां चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आकर गिर जाता है और अपने साथ खाई में सड़क को समेटता हुआ चला जाता है। वो तो गनीमत थी कि रास्ते को पहले ही बंद कर दिया गया था, इसलिए हादसे की चपेट में कोई आया नहीं। लगातार बारिश के चलते जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे, ऐसी तस्वीरें वहां से रोजाना देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीर देखिए, एक दिन पहले ही चमोली से भी लैंडस्लाइड का डराने वाला वीडियो सामने आया। पहाड़ का बड़ा हिस्सा कैसे टूटकर नीचे आ गया आपके सामने। इसी के बाद एहतियातन बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को पीपलकोटी और कर्णप्रयाग में रोक दिया गया और जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे को बंद क्यों किया गया है वो भी देख लीजिए। प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी लोग जान को जोखिम में डालकर जहां लैंडस्लाइड हो रहा है उसके बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी जोशीमठ की ही हैं, जहां लैंडस्लाइड होने से कुछ देर पहले लोगों को रोक दिया गया था और दूर रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन यात्री यही नहीं माने, आगे बढ़ने लगे। तभी पहाड़ का सीधे सड़क पर हिस्सा आकर गिरा, जिसमें कुछ लोग लैंडस्लाइड की चपेट में आते आते बचे। पिछले 3-4 दिनों से उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली। चमोली, जोशीमठ और पिथौरागढ़ में कई इलाकों में इसी तरह लैंडस्लाइड हो रही है और पहाड़ दरक रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां भी उफान पर हैं और यह आफत अब मैदानी इलाकों में शिफ्ट हो रही है। जैसे यूपी का हाल देखिए। यूपी में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए आज खुद सीएम योगी ग्राउंड पर उतरे। योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां वो लाइफ जैकेट पहनकर बोट पर नजर आए। इस दौरान उनके साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। सीएम योगी लखीमपुर खीरी के उन इलाकों में पहुंचे जहां बाढ़ के कारण जरूरी चीजें जुटाने में मुश्किल हो रही है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के चलते 133 गांव और करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए। सीएम योगी ने सर्वे के बाद अधिकारियों से राहत कार्यों की जानकारी ली, साथ ही कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की। ग्राउंड जीरो पर उतरने से पहले योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे भी किया। हेलीकॉप्टर से लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के उन इलाकों का सर्वेक्षण किया जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। सीएम योगी ने नदियों और तटबंध के बीच बसे लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिए अधिकारियों से प्रस्ताव भी मांगा। सीएम योगी ने कहा कि हर साल यह मुसीबत यूपी में हो रही बारिश के चलते नहीं आती है, बल्कि उत्तराखंड और नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। अब आपको गुजरात का हाल भी दिखाता हूं। बेतहाशा बारिश के बाद कच्छ के अंजार में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी तस्वीरें दिख रही हैं। नदी नाले खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं। घरों में पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर इतना सैलाब आ गया कि एक एसयूवी उसमें बहने लगी। हालांकि कार के बह जाने से पहले ही उसे रेस्क्यू कर लिया गया। ट्रैक्टर और रस्सी की मदद से कार को निकाला गया। शहर की गलियों में इतनी तेज रफ्तार में पानी बह रहा है कि एक स्कूटी उसमें बहने लगी। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और स्कूटी को निकाल लिया। और ये देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। अब इस आफत पर ब्रेक लगेगा या नहीं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 13 जुलाई को भारत वापस लौटेंगे राहुल गांधी और 14 जुलाई को महाराष्ट्र जाएंगे। पंढरपुर में धार्मिक यात्रा में शामिल होंगे। यानी इस वक्त बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी, जिनके बारे में बीजेपी ये कहती थी कि चुनाव के नतीजे आएंगे और राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल जाएंगे, वो काफी दिनों तक देश में ही रहे और बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी राजनीति उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और अब आज वो विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि 14 तारीख को पंढरपुर में कार्यक्रम है, उसके बाद वो जाएंगे।
लेकिन अब खबर आ रही है कि वो आज विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। 13 जुलाई को वो वापस लौटेंगे और फिर 14 तारीख को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।